डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम सच के साथ, और मैं हूं पुलकित शुक्ला। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि कैलेंडर ने तारीख बदली है और अब नया साल लग चुका है, तो सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। और अब आपको बताते हैं कि एक मजबूत देश का निर्माण तभी होता है जब उस देश की नीतियां मजबूत हों, और वो नीतियां बनाते हुए ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखी जाए कि जिनके लिए वो नीतियां बनाई जा रही हैं, उन नीतियों का असर उन लोगों के जीवन में सुखद असर डालें, बदलाव लेकर आएँ। और हमारे देश की अगर हम बात करें तो बीते एक साल में ऐसी कई नीतियां लेकर आई गई जिसमें किसानों की अगर बात की जाए, क्योंकि हम हमेशा अपने किसानों की बात करते हैं, किसानों के साथ जो सच है उसकी बात करते हैं और सच के साथ के माध्यम से किसानों के हित की बात उन तक पहुंचाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि बीते एक साल के दौरान सरकार द्वारा जो बनाई गई नीतियां, उनका असर किसानों के जीवन में किस तरीके से हुआ, आने वाले एक सालों में कौन कौन सी नीतियां आने वाली हैं जिसके जरिए किसान और तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा और तमाम कुछ ऐसी मुख्य बातें सच के साथ के इस कार्यक्रम में आप तक पहुंचाई जाएंगी जिसका सीधा सरोकार आपसे होगा। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर खेतों में बीज उपचार को लेकर, फसल हार्वेस्टिंग को लेकर, ऐसी तमाम योजनाओं के बारे में जिसके द्वारा सरकार ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। तो आज के इस तमाम योजनाओं के बारे में बात के साथ साथ इस सच को भी समझने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे इन योजनाओं से सरकार मजबूत हो रही है, साथ ही साथ देश का किसान मजबूत हो रहा है, और एक मजबूत समाज के निर्माण के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, उनकी आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार समय समय पर कई योजनाएं चलाती रही है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत सरकार अब तक इसकी 21 किस्तें दे चुकी है। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की स्कीम है। सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसान परिवारों को 6,000 रुपए की मदद दी जाती है, यानी सरकार एक साल में किसानों को 6,000 रुपए देती है। ये राशि साल में 2,000 रुपए की 3 बराबर किस्तों में सीधे किसान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के तहत खातों में डाला जाता है। डीबीटी से पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पारदर्शी रहती है और इससे किसानों का समय भी बचता है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से किसान खेतीबाड़ी से जुड़ी अपनी जरूरतें जैसे खाद, बीज खरीदना पूरी कर पा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY सरकार का एक प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए PMGSY के नए खंड शुरू किए गए। PMGSY 2 की शुरुआत ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए मौजूदा ग्रामीण सड़कों को उन्नत करने के लिए 2013 में की गई। सरकार ने 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 4 को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद 25,000 संपर्क रहित बस्तियों को 12 मासी सड़क संपर्क प्रदान करना है। 10,000वां FPO बिहार के खगड़िया जिले में पंजीकृत किया जा चुका है। योजना के तहत पंजीकृत प्रत्येक FPO को 3 वर्षों में प्रबंधन लागत के रूप में 18 लाख रुपए, प्रति FPO 15 लाख रुपए तक का इक्विटी अनुदान, प्रति किसान 2,000 रुपए और पात्र ऋणदाता संस्थानों से परियोजना ऋण के लिए 2 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी सुविधा प्रदान की जाती है। सरकार राज्यों के साथ समन्वय में इन FPO को बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मंडी आदि सहित इनपुट लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर रही है, जिससे वे कृषि व्यवसाय उद्यमों के रूप में कार्य कर सकें। डिजिटल मार्केटों तक पहुंच प्रदान करने के लिए FPO को ENAM इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ONDC डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क और GEM यानी सरकारी मार्केट प्लेस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है। कृषि उत्पादक संगठनों को समर्थन देने के लिए योजना के तहत की गई विभिन्न पहलों के परिणाम स्वरूप 30 जून 2025 तक कुल 5,035.5 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। बता दें कि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक FPO को बनाने और इन्हें बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं।
कुल मिलाकर एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों व उत्पादकों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने, परिवहन लागत कम करने और पूर्ण उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक साबित हो रहे हैं। तो भारत के किसान को भारत सरकार सशक्त बनाने के लिए चहुमुखी प्रयास कर रही है और उन तमाम नीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो नीतियां बनाई जा रही हैं ताकि किसान भाई हर तरफ से मुख्य धारा से जुड़ सकें, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो जिसके जरिए किसान को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो और इसके जरिए किसानों को बाजार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, मजबूत सड़क से वो बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। और अगर साथ ही साथ बात करें एफपीओ के माध्यम से किसान भाई को सामूहिक तरीके से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तमाम वो योजनाएं हैं जिसके जरिए किसानों को मजबूत करने का प्रयास तो किया जा रहा है, साथ ही साथ जैसे मैंने पहले भी कहा कि चहुमुखी हर तरफ से उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है ताकि किसान भाई मजबूत हो सके, आत्मनिर्भर बन सके और सरकार लगातार इसको मजबूती प्रदान कर रही है। इसी विषय पर और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए, महत्वपूर्ण बारीक जानकारियां जानने के लिए आज इस पैनल में हम शामिल हुए हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उन सभी से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं कृष्णवीर चौधरी जी का। कृष्णवीर जी, आपका बहुत स्वागत है। आप प्रेसिडेंट हैं इंडियन फार्मर सोसाइटी से। इसके साथ ही हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं शिवाजी सरकार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर गिरीश कुमार झा जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, हेड डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर बायोइन्फॉर्मेटिक्स आईसीआर से। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर पुरुषोत्तम जी। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं आईसीआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, पूसा, नई दिल्ली से। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कृष्णवीर चौधरी जी से। कृष्णवीर जी, किसी भी मजबूत देश के निर्माण में मजबूत नीतियां बहुत असर डालती हैं। एक नीति डिसाइड करती है कि भारत का भविष्य क्या होगा या उस देश का भविष्य क्या होगा, उस देश के लोगों का भविष्य क्या होगा। बीते एक साल में जितनी योजनाएं किसानों को केंद्र में रख के सरकार ने बनाई, उनका धरातल पर कितना बड़ा परिवर्तन और कितना बड़ा असर देखने को मिला? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में 14 करोड़ 30 लाख जोत हैं किसानों की, और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई वो आज भी 11 करोड़ किसानों को 2,000 रुपये की किस्त दी जाती है और साल में 6,000 रुपये का भुगतान सीधे उसके बैंक खातों में जा रहा। दुनिया में ऐसी कोई बड़ी योजना नहीं है कि 11 करोड़ लोगों को पैसा सीधे खातों में देने की व्यवस्था की गई हो। ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की गई। दूसरी बात आती है सिंचाई के संसाधनों में सुधार और उसमें वृद्धि करने की बात है। इस सरकार ने सिंचाई के संसाधनों में बूंद बूंद और फव्वारा सिंचाई पद्धति के लिए सब्सिडी का प्रावधान करते हुए पानी बचाने के लिए और ज़्यादा क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए जो है सिंचाई की व्यवस्थाओं को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया है। तीसरे बिंदु पे मैं आता हूं कि इस देश के अंदर गेहूं और धान खरीद के जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ खरीदते थे वो सड़कों के दोनों तरफ जो है बरसात में और खुले में पड़ा रहता था, सड़ता था। आज इस सरकार ने जो गोडाउन की व्यवस्थाएं हैं, वेयर हाउसेज की व्यवस्थाएं, उनको 11 सालों के अंदर 2 गुने से ज्यादा व्यवस्थाएं स्टोरेज के लिए की गई हैं। कूलिंग चेन को खड़ा किया गया है। सब्जी और फलों के प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बड़े स्तर पे काम शुरू कराया गया। जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करते हैं, इस देश में 10,000 एफपीओज की स्थापना हो चुकी है और बड़े पैमाने पर आगे बढ़ता जा रहा है ये नंबर। और ये इसलिए जरूरी है कि किसानों का जब एक संगठित ग्रुप होगा तो वो आसानी से अपने सामान का उचित मूल्य प्राप्त करने में कामयाब होंगे, बार्गेन कर सकते हैं बाजार की ताकतों के साथ खड़े होकर, क्योंकि जब वॉल्यूम बड़ा होता है तो बार्गेन की कैपेसिटी बढ़ती है। जब किसानों की संख्या ज़्यादा होगी तो वो उसी तरीके से बार्गेनिंग कैपेसिटी में। अब मैं आता हूं कि आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात करिए। अभी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने इस सरकार को बनने के बाद और इस बार जो है सहकारिता विभाग को अलग से बनाया गया और सहकारिता जो है वो कृषि की एक बहुत बड़ी रीढ़ साबित होगी आने वाले समय में। बिल्कुल। बीज किसान की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बीज मुहैया करने के लिए नेशनल लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है। ऑर्गेनिक उत्पादों के बाजार के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई है। निर्यात बढ़ाने के लिए कृषि का निर्यात के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई है। ये 3 राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर जो सोसाइटियों की स्थापना की गई है, ये किसानों को सीधे सीधे जोड़ने के लिए पूरे देश में एक एक सोसाइटी के साथ करोड़ों करोड़ों किसान जुड़ के काम करेंगे और इससे विकास
विकास जो है और अच्छा बीज, अच्छा खाद इनपुट सेक्टर में उसको मिलेगा। और जो लागत है, सर प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य है कि हमको कृषि की लागत को कम करना है और उत्पादकता को बढ़ाना है। दो चीजें हैं, उत्पादकता बढ़ाना है और लागत कम करनी है। जब उत्पादकता बढ़ेगी और लागत कम होगा तो किसान का मुनाफा अपने आप स्वतः बढ़ता चला जाता है। और आज स्थिति यह है कि पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में किसानों को पूरी तरीके से जो पैसे की मुहैया करने की बात थी, जो कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है, पहले वो सिर्फ कृषि के लिए था। इस सरकार ने तो उसको दूध के, पशुपालन के लिए भी जोड़ दिया गया। एक साल में अगर आप देखें तो डेयरी के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में और मुर्गी पालन के क्षेत्र में बहुत ऐतिहासिक जो काम किए गए हैं, इसका सीधे सीधे लाभ है। अतिरिक्त आय के संसाधन जितने किसानों को जुटेंगे, मिलेंगे, उतनी आय बढ़ेगी। और ये साबित हो गया इस देश में, तो दुनिया में साबित हो गया कि हमारा ढांचा कृषि पर आधारित है। कोरोना के टाइम में भी देख लीजिए कि किसानों ने किसी चीज की कमी नहीं होने दी और भारत मजबूती से खड़ा रहा। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें धराशायी हो गई थी, उन परिस्थितियों में भी देश के एग्रीकल्चर सेक्टर ने और दूसरा एलाइड सेक्टर मजबूती के साथ देश के साथ खड़े रहे, खाद्यान्न की मांग को पूरा किया। बिल्कुल कृष्णवीर जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार की नीतियों से बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। कृषि के क्षेत्र में किसानों की आम जीवन में बहुत बदलाव आया, चाहे मत्स्य पालन क्षेत्र की बात करें, उत्पादन के क्षेत्र को लेकर बात करें। जो कीर्तिमान भारत ने स्थापित किए हैं वो शायद ही कोई देश कर पाया है। फिलहाल रुक करते हैं शिवाजी सरकार जी का। शिवाजी, अगर आप देखें बीते एक साल के पूरे प्लान को लेकर अगर हम चले और उससे पहले की जो तमाम चीज़ें चलती आ रही थी, उन नीतियों का असर कितना हुआ है कृषि के क्षेत्र में? क्या वाकई में कृषि की तस्वीर बदली है, किसानों की स्थिति में बदलाव आया है? नहीं, बेशक आपने जो कहा वो बस सही है कि किसानों के जो माली हालत है, सबसे पहले हम देखें उससे बहुत फर्क आया है जी। जो सारी प्रोजेक्ट, जो सारी पॉलिसी, जो कहा अभी कृष्णवीर जी ने जो सारी चीज़ें बताई, वो एक दिन में नहीं बनी है जी, लगातार बनती रही है और लगातार उसमें सुधार भी होता रहा है। और ये जो किसान सम्मान निधि है, इसका जो है सबसे बड़ा लाभ जो है किसानों को बहुत शायद पहले से ज़रूरत थी। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी क्या चीज़ होती है, किसान के साथ वो पैदावार कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, खर्चा भी करता है, पर उसके पास जो है, जो कैश है वो नहीं होता है। तो कैश होने के बाद ये जो उसको मिलता है, उसको जो एक सुविधाएं, एक सुविधा मिली, उसकी वजह से कृषि की तरफ उसको ध्यान देना जो है, परिवार की तरफ ध्यान देना, ये सारी चीज़ें, ये पैसा जो है परिवार को मिला। और परिवार जब स्वस्थ होता है, परिवार जब मजबूत होता है, तो किसान को भी काम करने में ज़्यादा उत्साह मिलता है। वो हमने देखा। साथ में अगर आप देखें बहुत सारे जो पॉलिसीज़ आई और उसको हर तरह से अगर हम अलग अलग एनालाइज ना करके साथ में एक साथ देखें, उन सारी चीज़ों की वजह से एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि गाँव की जो एवरेज जो आमदनी है लोगों की, वो बढ़ती हुई दिख रही है। और उसकी वजह से आज अगर आप पूरे सारे जो भी कॉर्पोरेट के भी जो एनालिसिस आ रहे हैं और अदर जो इकोनॉमिक एनालिसिस आ रहे हैं, उससे ये कहता है कि भारत के गांव जो है अब भारत की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पहले होता था कि शहर तो आगे बढ़ रहा है, गांव पीछे रहता था। अब इसका असर ये देखने का मतलब गांव आगे बढ़ने लगा है और शहर जो है वो चल रहा है, पर शहर की गति पहले भी ज़्यादा थी। अब गांव जब आगे बढ़ रहा है तो गांव आगे बढ़ने से जो है, देखिए क्या होता है, गांव जब आगे बढ़ता है, गांव जब आगे बढ़ता है तो मज़दूरों की जो वेजेस है वो बढ़ता है। मज़दूरों के वेजेस बढ़ने से जो गांव की जो एक सशक्तिकरण होता है लोगों का, तो उसके वजह से जो है हम कॉर्पोरेट क्यों देख रहे हैं गांव की ओर, क्योंकि गांव की परचेजिंग पावर पहले से ज़्यादा बढ़ी है। और ये परचेजिंग पावर बढ़ाने में सरकार की जो नीतियां रही हैं वो बहुत कामयाब रही हैं। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज उसकी वजह से यही नहीं हो रहा है कि उत्पादन ही बढ़ रहा है, उसके वजह से जो है गाँव में हम देख रहे हैं तरह की डाइवर्सिटी हो रही है। किसान खुद जो है एक ही खेत में कई तरह की चीज़ें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अब मिलेट का कह लीजिए, मक्के का कह लीजिए, गेहूं का कह लीजिए और तरह तरह के सब्जियों का कह लीजिए, एक ही किसान अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से उस ज़मीन का इस्तेमाल करके उसको कर रहा है। और उसकी मार्केटिंग का भी जो है, जो कई नई सुविधाएं हो गई हैं, उसकी वजह से भी उसको काफ़ी लाभ हो रहा है। तो ये सारी जी, कैश की जो प्रॉब्लम किसान की थी उसको सरकार ने सॉल्व कर दिया है। इसके अलावा किसान कई और चुनौतियों से निपटता है, उसके समाधान क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहरहाल मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम जी का रुख करना चाहता हूँ। डॉक्टर पुरुषोत्तम जी,
अगर आप देखा जाए तो आप एक ऐसे विभाग से आते हैं, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च को लेकर देखा जाए, सरकार द्वारा जो तमाम नीतियां चलाई गई, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर हो, और पिछले साल की अगर हम बजट की घोषणा की बात करें तो उस समय कई लोग कयास लगा रहे थे और कई लोगों को उम्मीदें रखी थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि है उसको बढ़ाने का सरकार इस बार प्रयास करेगी। क्या आने वाले समय में ये हम देखेंगे कि इस बार राशि की बढ़ने की संभावना है, और क्या सरकार पर, बजट पर इसका असर पड़ेगा, सरकार पर दबाव पड़ेगा अगर सरकार बढ़ाती है? और अभी जो 6,000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं उस पर बजट पर कितना असर पड़ता है, सरकार पर आर्थिक पर कितना असर पड़ता है? सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने कहा, जो किसान सम्मान निधि 6,000 प्रति वर्ष किसानों को देते हैं, सरकार डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही है जी। इसका एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा, जैसे पहले वक्ताओं ने बताया, कि किसान को उसकी फसल बोने के टाइम 3 जो फसल का समय है हमारा, रबी, खरीफ और जायद, उस टाइम 2-2 हज़ार की किस्त जारी की जाती है। तो उसको, किसान को वो बहुत ज़रूरत के समय वो कैश उपलब्ध हो पाता है जब वो बीज और खाद और दवाइयों का उसको खरीद करनी होती है। तो ये एक किसान को उसकी इन्वेस्टमेंट या कैपिटल रिक्वायरमेंट की पूरी करता है, ताकि वो अपने खेती में उत्पादकता को बढ़ा सके और अपने खेती में जो ज़्यादा ध्यान दे सके। पर साथ में अगर इसकी बात करें, आपने कहा कि इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। बढ़ाने की आवश्यकता, वैसे कहें तो हमारे यहाँ किसान लगभग 86% किसान 2 हेक्टेयर से कम वाले हैं जी, और उनको जो कैश रिक्वायरमेंट है बीज, खाद, दवाइयों के लिए, तो सभी की ये आशा होती है कि उस टाइम जितनी ज़्यादा आवश्यकता है वो उनको क्रेडिट ना लेना पड़े और उसको ज़रूरत पड़े, तो सभी ये चाहते हैं कि ये बढ़नी चाहिए। पर सरकार की जो और जो सुविधाएं हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी के लिए प्रोक्योरमेंट है, उसमें प्लस आपका उर्वरक सब्सिडी है, बाकी योजनाओं में जो खर्चा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार अपना निर्णय लेती है, बजट का प्रावधान करती है, और उसके हिसाब से उनको देखना होता है कि या तो सब्सिडी कंटिन्यू रखें जी, या डायरेक्ट बेनिफिट दें जी। तो वो सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी होता है सरकार के लिए। बिल्कुल। और वैसे अगर देखें तो सरकार जो कोशिश करती है, सारी योजनाएं हमारी सरकार की हैं, वो इनपुट अवेलेबिलिटी की तरफ कहें या इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग की बात करें, वैल्यू चेन स्ट्रेंथनिंग की बात करें, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है आगे आने वाले समय में। वैल्यू चेन को या मूल्य श्रृंखला, उत्पाद श्रृंखला है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और किसानों को डायरेक्ट बाजार से जोड़ने के लिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही कि जो सामंजस्य बैठाना होगा, या तो सब्सिडी हम देख पाएंगे या तो सरकार को जो किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाता है उनको देखा जाए। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों सामंजस्य को सरकार बैठाकर किसानों को सब्सिडी भी, जितने हर योजनाओं में देखने को मिलता है कि सब्सिडी दी जाती है, साथ ही साथ डीबीटी के माध्यम से हम देखते हैं कि सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सालाना मदद की जाती है। इसका भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर गिरीश कुमार झा जी, आपका रुख करते हैं, और क्योंकि आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेक्टर से जुड़े हुए हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि पहले के किसान और अब के किसानों में इतना अंतर आ गया है कि किसान जिस तरीके से इंटरक्रॉपिंग कर रहा है, नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है, अब हम देख रहे हैं एआई, रोबोट्स का इस्तेमाल खेती किसानी में होने लगा है, और देखा जाए तो ड्रोन से हम छिड़काव करने का प्रयास कर रहे हैं। इन तमाम तरह की नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नज़रिए से देखा जाए आने वाले समय में और किसान क्या क्या फ़ायदे ले सकता है, और करंटली अगर हम बात करें मौजूदा समय में किसान किस तरीके से जैव विविधताओं का इस्तेमाल कर, कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल कर, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर प्रगति कर रहा है? देखिए, जैसा आपने अभी बताया कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, यानी कि विकसित भारत का जो 2047 तक का सपना है, उस सपने को साकार करने में किसी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होगा। और किसी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान
होगा, इसका मतलब हमको विकसित कृषि की बात करनी होगी। जब विकसित कृषि हम बात करते हैं तो आज के डेट में जो हम कृषि की जो क्षेत्र में बात करते हैं तो वो सब्सिस्टेंस नहीं है कि हम खुद खा रहे हैं और खूब गा रहे हैं, हम उसको बेचने की, क्योंकि आज हम उत्पादकता के क्षेत्र में अगर आप किसी भी क्षेत्र में बात करें ओवरऑल हम या तो फर्स्ट हैं या सेकंड है, सारे क्रॉप्स में, चाहे हम डेयरी सेक्टर्स की बात करें इस क्षेत्र में। तो अगर हम मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करते हैं या एडवांस एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमें हर एक फील्ड पे जाना पड़ेगा। अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली ही हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री ने 2 जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी का किया, वो भी जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का या टेक्नोलॉजी का ही योगदान। आपने देखा होगा, अभी आप लोग बात कर रहे थे, तो जब हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो एक चीज़ तो हुआ कि इनपुट, दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीड की। अगर अच्छा बीज होगा तो नेचुरली अच्छा फसल होगा, अच्छा फसल होगा उत्पादन बढ़ेगी तो इनकम होगा। तो उस बीज में जो टेक्नोलॉजी है अब हर एक चेन पे, पहले तो मैंने बोला कि अच्छा बीज के लिए जैसे कि अभी हमने बताया कि आपको पहले कुछ दिन पहले करीब 109 वैरायटी जो है जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट है, बायोफोर्टिफाइड है, इस और उन्नत कृषि के उसको रिलीज किया गया। ये सारी चीज़ों के अलावा अभी हमने आपको बताया कि 2 जीनोम एडिटेड है। इसके साथ ही आपने देखा होगा बहुत सारी टेक्नोलॉजी, पहले आप देखते हैं अभी ये बता रहे थे कि सिंचाई के लिए भी, अब सिंचाई में भी आप ड्रिप और स्प्रिंकलर कर रहे हैं। बिल्कुल उतना ही नहीं, अगर आप गौर करेंगे तो पहले हम जो फर्टिलाइजर स्प्रे करते थे या कोई भी कीटनाशक ये करते थे, अब आपने सुना होगा स्कीम ड्रोन का हम काफ़ी यूज कर रहे हैं। ड्रोन जो है स्प्रे में काफ़ी यूज हो रहा है। ये भी एक जो हम UAV बोलते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल है, ये एक टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज हो रहा है। उतना ही नहीं, हम अभी और टेक्नोलॉजी पे आएंगे। तो इस ड्रोन में भी आपने सुना होगा कि हमने नमो ड्रोन दीदी का यूज किया कि एम्पावरमेंट भी हो और उनको एक इनकम लेवल। टेक्नोलॉजी उतना ही नहीं, जब हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं तो उसमें भी पहले केस सेटलमेंट में ज़्यादा टाइम लगता था, तो अब हम लोगों ने वहाँ पे स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं कि किस तरह से जल्दी उनका यील्ड का जो हम एस्टिमेशन करते हैं, वहाँ पे हम रिमोट सेंसिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। उतना ही नहीं, अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो मशीन लर्निंग है, ये सारी या रोबोटिक्स है, ये ना ही प्रोडक्शन के टाइम में, इवन पोस्ट प्रोडक्शन फेज में भी पूरे चेन में, पूरे वैल्यू चेन में इसका समागम हो गया है। इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है कि चाहे बीज लगाने से लेकर फसल कटाई के बाद स्टोरेज को लेकर बात हो, इन तमाम चीज़ों के दरमियान जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं उन सभी का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है। फ्यूचर जो है वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का है। सरकार ने नीतियां बनाई है और उन्हीं नीतियों का असर हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो हमारा उत्पादन की जो क्षमता है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती जा रही है। जैसे कश्मीर जी ने पहले भी जिक्र किया कई चीज़ों का, उन्हीं के उदाहरण पे अगर हम लेकर चलें तो कई चीज़ों का यहाँ पर बहुत तेज़ी से विकास भी हुआ है। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को हम जानेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम सच के साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सच के साथ और आज हम बात कर रहे हैं मजबूत सरकार के साथ मजबूत किसान कैसे बनेगा और समृद्ध किसान कैसे बनेगा। सरकार की योजनाओं और नीतियों का असर कृषि के क्षेत्र पर कितना देखने को मिल रहा है। कश्मीर जी, एक बार फिर से आपकी तरफ मैं रुख करता हूँ और जैसे कि पहले डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था कि सामंजस्य की जो हम बात कर रहे हैं, हम या तो सब्सिडी दे सकते हैं या तो फिर हम आर्थिक तौर पर किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार दोनों तरीके से सरकार किसानों की मदद कर रही है। साथ ही साथ जैसे बीज लगाने की बात हो, नई किस्मों का विमोचन हो, सरकार ने उसको भी किया। उसके बाद खेतों की देखभाल की बात हो, सिंचाई की बात हो, हार्वेस्टिंग की बात हो, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार ने ऐसी जो नीतियां बनाई हैं जिसका असर हमें आज ज़मीन स्तर पर देखने को मिल रहा है। अब बात आती है किसानों की भागीदारी को लेकर। कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि किसानों को ये नहीं मिला, किसानों को वो नहीं मिला, किसान की फसल ऐसी हो गई। हम किसी किसान को गलत नहीं ठहराना चाहते, लेकिन क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं कमी जो रहती है वो किसानों की तरफ से भी रहती है, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है। सरकार द्वारा इतनी नीतियां हैं, अगर उन सभी नीतियों को अपनाया जाए, उनका फ़ायदा लिया जाए तो ऑटोमेटिकली किसान की सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। दूसरा, किसानों को भी बढ़ चढ़कर इसके बारे में जागरूकता लेनी चाहिए, उन योजनाओं में जुड़ना चाहिए, उनका लाभ लेना चाहिए। देखिए, ग्रामीण इलाके में जब हम जाके बात करते हैं तो किसानों को सारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। ये स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि नहीं है उनको जानकारी। जबकि मौसम की जानकारी वो रखने का आप कोशिश करते हैं, चाहे दूरदर्शन किसान से मिले, हेलो किसान से मिले, वो तमाम बीज के बारे में जानकारी रखने का प्रयास करते हैं। जो FPOs बनवाए गए हैं उसका उद्देश्य ई नाम मंडी में क्या भाव है, आपका दूरदर्शन किसान जो है मंडी के भाव जो है डिस्प्ले करता है। ये सब चीजों को तो जानकारी ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच गया। मोबाइल के माध्यम से अब तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में धीरे धीरे उनको जानकारियां मिल रही हैं। लेकिन जब हम सब्सिडी की बात करते हैं तो देखिए, 6,000 रुपये केंद्र सरकार जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में किसान के खाते में भेजती है, जमा करती है। कुछ प्रदेश सरकारें अपनी तरफ से अब इसी योजना के तहत अपना कुछ पैसा किसानों को सहायता देना शुरू किया है। ये बहुत सराहनीय कदम है। जो भी प्रदेश सरकारें इसमें भागीदार कर रही हैं वो किसानों के हित में है, वो देश के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के हित में है, वो राष्ट्र के हित में है। क्योंकि जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरेगी, जब खेती की स्थिति में सुधार होगा, जब किसान को बाजार मिलेगा, जब किसान को सिंचाई के साधन मिलेंगे, किसान को बीज सही मिलेगा, जब तो ये सब चीजें लिंकेज है, ये एक चक्र है। आप देखिए, मिलेट्स की बात मैं कहता हूं, एक ऐसा उदाहरण दूसरा दुनिया के सामने कि मिलेट्स को जिसको कोई पूछता नहीं था, आज पूरी दुनिया में मिलेट्स डे मनाया जाता है, वर्ल्ड मिलेट्स डे मनाया जाता है। भारत के अंदर भी आज जो मोटे अनाज का बाजार है वो दिन पर दिन सुधरता जा रहा है। और हमारे जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो तरह तरह के उत्पाद उसमें बना के और मार्केटिंग कर रही हैं। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और इसी से विकास होता है। डेयरी क्षेत्र में मेरा इसमें कहना ये है कि हमें अब हर घर के अंदर कम से कम 4 पशु रखवाने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम ये चाहते हैं कि वो कंपोस्ट बनाए और उससे करें, आज मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म तत्वों की कमी आ गई है, उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के लिए एकमात्र साधन जो प्राकृतिक कृषि की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं वो कंपोस्ट के द्वारा ही किया जा सकता है। और उसमें फसल का उत्पादन बढ़ता है। सबसे बड़ी बात है उत्पादकता बढ़ती है, किसान को लाभ मिलता है और दूध की बिक्री का अलग उसको मुनाफा मिलता है। ये ऐसी चीजें हैं पशुपालन के लिए जो सरकार का दबाव ये सुझाव रहा है और उसके लिए आर्थिक मदद दे रहे हैं। तो तमाम क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता है। एक नई योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने करवाई कि जो हायरिंग सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं देहात के अंदर, युवा कस्टम जो हायरिंग सेंटर है मशीनों के लिए कृषि के क्षेत्र में, तो उसमें अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप
या कोऑपरेटिव सेक्टर में है तो 80% तक की सब्सिडी केंद्र सरकार उसमें दे रही है। तो ये बहुत बड़ी योजनाओं की शुरुआत हो रही है। व्यक्तिगत तौर पर भी 50%। कृष्णवीर जी, देखा जाए तो कस्टम हायरिंग सेंटर का असर ये भी देखने को मिल रहा है कि कई बार जो लोग सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हैं, ये कहते हैं कि छोटे किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता, तो कस्टम हायरिंग सेंटर एक ऐसा समाधान था जिसके जरिए छोटे मझोले किसान भी उन मशीनों तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करते हैं, साथ ही साथ अपनी खेती किसानी में नई तकनीक का, नई मशीनों का इस्तेमाल कर बेहतर उत्पादन भी लेते हैं। तो कस्टम हायरिंग सेंटर ने इतना बड़ा बदलाव लेकर हमारे कृषि के क्षेत्र में लेकर आए। शिवाजी सरकार, में आपका रुख करूंगा। महिलाओं का जिक्र कृष्णवीर जी ने यहाँ पर किया है। देश के कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान शुरू से रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितनी तेजी से, अगर अब के पिछले कुछ सालों में देखा जाए, जितनी तेजी से महिलाओं को आगे लाया जा गया है या महिलाओं के लिए जो योजनाएं लेके आई गई, जैसे ड्रोन दीदी योजना का एग्जाम्पल दिया गया, जो महिलाएं पहले सिर्फ घर में घूंघट में रहती थी, आज जो महिलाएं बेझिझक होकर आत्मविश्वास से भरकर ड्रोन उड़ा रही हैं, खेतों में छिड़काव कर रही हैं। दूसरी अगर हम बात करें लखपति दीदी योजना की, अगर बात करें, सरकार ने ये सोचा कि हमारी महिलाओं को भी लखपति दीदी के नाम से जाना जाएगा। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी के नाम से अपने गांव में, अपने देहात में, अपने क्षेत्र में जानी जाती हैं। उनका भी आत्मविश्वास बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। इसका कितना असर महिलाओं के जीवन पर हो रहा है और महिलाएं एक सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए, एक बेहतर कृषि को बनाने के लिए कितना योगदान बढ़ा देती हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आप। महिलाओं को देखिए, पहले भी बुजुर्ग कहते थे कि अगर आप 10 बच्चे को शिक्षित करते हैं और एक बच्ची को शिक्षित करते हैं तो आप ज़्यादा काम उससे होता है, क्योंकि महिलाओं का जुड़ाव घर से भी होता है, बाहर से भी होता है। वो घर का भी ख्याल रखती हैं, बाहर का भी ख्याल रखती हैं। तो घर का ख्याल रखने का मतलब घर के बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, घर की व्यवस्थाएं कैसे हो, और घर की जो व्यवस्था होती है, जो कृषि की व्यवस्था जहाँ है, वो भी महिलाएं जो है बहुत सक्षम रूप से पहले भी देख रही थी। अब जो है उनको और ज़्यादा मौका मिल रहा है तो और ज़्यादा देख रही हैं। तो इससे पूरा समाज के ऊपर असर पड़ता है। देखिए, महिलाओं का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमने देखा है, पहले स्कूलों में महिलाएं कम होती थी, अब महिलाएं जब ज़्यादा होती है तो बच्चों का महिलाओं के साथ जो एक संपर्क बन जाता है, उसकी वजह से उनकी शिक्षा में सामान्य रूप से उसमें जो स्नेह होता है, उनके जो ट्रीटमेंट करने का जो एक तरीका होता है, जो एक सॉफ्टनेस होता है, ये सारी चीज़ें मिला के बच्चों का विकास वहाँ से होता है। उसी तरह जब पूरे आपके गाँव के समाज में महिलाएं आगे जाती हैं तो महिलाएं सिर्फ अकेले ही आगे नहीं जाती हैं, महिलाएं अपने साथ के महिलाओं को भी आगे ले जाती हैं और पूरे समाज को अपने साथ लेकर आगे चलती रही। हम देख रहे हैं कि गाँव में पिछले काफ़ी सालों में, इधर पिछले कई सालों में अगर कोई काफ़ी जो फ़र्क आया है, तो चाहे आंगनबाड़ी से ले लीजिए और महिलाओं का जो अलग अलग क्षेत्रों में जो योगदान है, उसकी वजह से जो आप कहते हैं सोशल इंटीग्रेशन जो है, गाँव का जो इंटीग्रेशन है और गाँव के बहुत सारी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान में जो उनका योगदान रहता है, तो उसके वजह से जो हम देखते हैं जो कृषि का क्षेत्र हो, गांव की सर्वांगीण उन्नति का क्षेत्र हो और टेक्निकल मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, ये एक मतलब ये एक ज़रूर है कि जिस तरह की महिलाएं ड्रोन उड़ा रही हैं, अगर आप उनकी शिक्षा देखें उतनी हाई लेवल की नहीं होती, पर उन चीज़ों को जिस तरह से आसानी से अडेप्ट कर लेती हैं और उसके ज़रिए ड्रोन चलाना कोई आसान काम नहीं है। ड्रोन चलाने में उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, सुरक्षा भी देखना पड़ता है, टेक्निकल एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, टेक्निकल एबिलिटी चाहिए, और ये भी देखना है कि एक सीधे तरीके से ड्रोन चले, इधर उधर ना हो जाए। ड्रोन को कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जब ये करती हैं तो उससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही उससे प्रेरणा मिलती है, जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनको भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी इसके आगे कर सकते हैं। तो ये कई चीज़ें जो हैं इसमें बहुत फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़, महिलाएं जो एक चीज़ और देखती हैं वो है कि कहाँ कमियां हैं, उस कमियों को कैसे पूरा किया जाए। बिल्कुल। तो जैसे आजकल कई बार अगर आप गाँव में जाए तो लोग, किसानों में भी बात होती है और महिलाओं में ज़्यादा होती है, क्योंकि घर उन्हीं को चलाना होता है। एक जो समस्या आती है जो आजकल ग्लोबली हम देख रहे हैं हो रहा है कि ग्लोबली जो है कमोडिटीज़ के दाम घट रहे हैं। खेती बाड़ी के खास करके जो अनाज जितने भी है, गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, कोई भी हो, उन सब के दाम जो है ग्लोबली वो कम होता जा रहा है। तो उसका असर भारत में कैसे आएगा, इसको मैनेजमेंट में मुझे लगता है आगे महिलाओं को जाके ही करना होगा। बिल्कुल, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। डॉक्टर पुरुषोत्तम जी, आपका रुख करते हैं। और जब तमाम चीज़ों की बात हो ही रही है, एफपीओ के निर्माण को अगर लेकर हम बात करें, अभी बीते दिनों हमने देखा 10,000 एफपीओ पूरे भारत में बनाए गए, जिसका लक्ष्य सरकार ने रखा था और बहुत सक्सेसफुली तरीके से इस लक्ष्य को हासिल किया गया।
एफपीओ ने भी, जैसे कोऑपरेटिव की बात कृष्णवीर जी ने पहले किया कि आने वाले समय में खेती को बेहतर करने के लिए कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, उसी के तरीके से अगर एफपीओ की बात करें, हमें बचपन से कहा गया, सुनाया गया और सिखाया गया कि संगठन में शक्ति है। एफपीओ के माध्यम से भी कृषि के क्षेत्र को बहुत बेहतर तरीके से बदला गया। जहां पर पहले एक किसान अपनी एक समस्या को लेकर जूझता रहता था, वहां एफपीओ ने उन तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। एफपीओ की भूमिका कितनी बड़ी रहने वाली है आने वाले समय में खेती के और बेहतर विकास के लिए, और आज मौजूदा समय में देखा जाए तो एक किसान के जीवन में एफपीओ कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है उसके बदलाव लाने के लिए? देखिए, जैसे आपने कहा संगठन में शक्ति है, ये किसानों के लिए वरदान है। एफपीओ या कोऑपरेटिव या सेल्फ हेल्प ग्रुप वरदान कैसे है उसका सीधी अगर देखें, किसान अपनी खेती से फ़ायदा कैसे ले सकता है, उसके 2 या 3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है कि आप अपनी उत्पादन लागत को कम करें, उत्पादकता को बढ़ाएं, और दूसरा है आप बाजार में भाव ज़्यादा कैसे लें। ठीक है, उत्पादकता को बढ़ाना है या उत्पादन लागत को कम करना है, तो किसानों के सामने समस्या ये हमेशा रहती है कि हमें खाद भी लगाना है, बीज भी लगाना है, उतना तकनीकी का भी इस्तेमाल करना है, और उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं, तो उसमें खर्चा उतना ही लगना है, फिर हम कैसे अपनी लागत को कम करें। तो जब किसान इकट्ठा होकर अपना एक कोऑपरेटिव या उत्पादक संगठन बनाकर एक साथ जो उत्पादन के आदान हैं, बीज है या कीटनाशक है, पेस्टिसाइड है, या आपका और तकनीकी ज्ञान है, वो अगर इकट्ठा होकर एक जगह आपकी डिमांड को इकट्ठा करके एक साथ अगर लेंगे तो आपको क्वालिटी इनपुट मिलेगा। क्वालिटी इनपुट के साथ आपको कोई भी सप्लायर है, आप 10 कट्टा लेने आप जा रहे हैं, एक किसान जा रहा है 5 कट्टे लेने दूसरा किसान जा रहा है, अपना अपना खर्चा लगा रहे हैं, तो इकट्ठा अगर लेंगे कंपनी भी आपको सस्ता देने को राजी हो जाएगी, आपके यहाँ गांव तक पहुंचाने को एग्री होंगी, और अपना अपना जो लागत लगा रहे हैं अलग अलग इनपुट लाने में, आप अपने खेत गांव से बाजार जाके लेके आते हैं, समय भी आपका लगता है जी। तो वो समय और लागत में भी बचत होती है। तो क्वालिटी इनपुट अवेलेबिलिटी, टाइमली इनपुट अवेलेबिलिटी आप अश्योर कर सकते हैं, उसकी लागत जो प्रोक्योरमेंट लागत को कम कर सकते हैं, और दूसरा है तकनीकी ज्ञान जी। हर एक किसान को तकनीकी ज्ञान का जो पहुंच है वो भी आसान कर सकते हैं। आप अपने संगठन के पढ़े लिखे 2-3 युवाओं को आप तकनीकी ज्ञान के लिए, ट्रेनिंग के लिए अच्छी जगह कहीं भी भेज सकते हैं, और वो आके आपको सभी किसानों को ट्रेनिंग दें, तो आपको कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता होगी। फिर अगर बाजार की बात करते हैं, हम करें कि भाव कैसे ज़्यादा लें, तो जब किसान छोटे और मझोले किसान हैं, उनके पास बेचने का जो मार्केटेबल सरप्लस है वो बहुत कम होता है। किसी के पास 5 बोरी है, किसी का 2 बोरी है, किसी का 10 बोरी है, और उसको बाजार में ले जाने में और विपणन में उसको दिक्कतें आती है। कई बार वो अपने गांव में ही बेचने की कोशिश करता है जो भाव मिले। 2 चीज़ होती है कि एक उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग कहें या प्राइमरी प्रोसेसिंग, कटाई के उपरांत जो प्रसंस्करण की बात करें कि छनाई है, सुखाई है, ग्रेडिंग है, प्रॉपर पैकिंग है, तो वो किसान ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है, और वो काम बाज़ार में और जो एजेंट हैं वो करते हैं, तो फ़ायदा उनको ज़्यादा मिलता है। छोटे छोटे किसान अपनी छोटी छोटी मार्केटेबल सरप्लस को बाज़ार में लेके जाता है, तो उसका लागत, परिवहन लागत भी ज़्यादा आता है, उसका समय भी वहाँ खर्च होता है, और वो जो क्रेता हैं, क्रेता के सामने जो
जो बड़ी डॉक्टर पूंजी पुरुषोत्तम लगाता जी, है उस पूंजी के साथ साथ आपके इन पूरी बातों का निष्कर्ष निकाला जाए तो सारी योजनाएं एक तरफ और एफपीओ एक तरफ, क्योंकि जितनी योजनाएं सरकार चला रही है उन योजनाओं से जो फायदा किसानों को मिलता है वही फायदा अगर देखा जाए एक तरीके से तो एफपीओ भी किसानों तक पहुंचाता है, चाहे वो बीज की उपलब्धता हो, चाहे उसके प्रसंस्करण को लेकर हो, चाहे उसके मार्केट लिंकेज को लेकर हो, चाहे तकनीकी ज्ञान को लेकर हो। एफपीओ उन तमाम समस्याओं का समाधान कर देता है जो बाकी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो। डॉक्टर गिरीश कुमार झा जी, आपका रुख करते हैं और अगर हम बात करें ग्रोथ रेट को लेकर, बीते सालों में जिस तरीके से ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर सेक्टर का हमने देखा है, आने वाले समय में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती के तौर पर निकलकर सामने आया है, ये भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है क्या उसको आगे आने वाले समय में ज़्यादा असर डालेगा, या जिस सुचारू रूप से हमारी ग्रोथ सेक्टर चल रहे हैं, जो ग्रोथ रेट चल रहे हैं उस रेट को हम चलता हुआ देखेंगे तमाम तकनीकों का इस्तेमाल कर, कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल कर, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर? देखिए, जैसा कि आपने कहा और अभी हम कह रहे थे कि कृषि क्षेत्र की जो भूमिका है वो और इम्पोर्टेंट तब हो गया जब लोग कोरोना के टाइम में देखे कि जितनी भी अर्थव्यवस्था के जितने भी कंपोनेंट हैं, हर एक कंपोनेंट में केवल कृषि एक क्षेत्र था जिसमें कहा कि पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा था। और ये पॉजिटिव ग्रोथ इसलिए नहीं हो रहा था कि उस समय कोई परेशानी नहीं थी, सारी परेशानी थी, लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया गया उस टेक्नोलॉजी के तहत ये ग्रोथ को सस्टेन किया गया। और आज भी जो आज जलवायु परिवर्तन की बात कर रही है ये बहुत दिनों से हो रही, फिर भी आप देख रहे होंगे कि इतना सब होने के बाद भी हम रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं। रिकॉर्ड प्रोडक्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमने समय समय पर जो क्वालिटी सीड प्रोड्यूस किए जो कि क्लाइमेट रिजिलियंट है, जो कि माने अगर कोई टेम्परेचर या किसी तरह का कोई भी तरह का जो एबायोटिक या स्ट्रेस आ भी जाता है तो उसको करके वो अच्छा पैदावार दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए जब हम दिनों दिन हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं इस पे, तो हमें ये चाहिए कि अगर हमको रियली डेवलप्ड एग्रीकल्चर बनना है तो हमें कम लोगों को एग्रीकल्चर में रखना होगा और बाकी लोगों को नॉन फार्म एक्टिविटी में लेकर जाए। और जब हम कम लोगों को एग्रीकल्चर में रखेंगे तो नेचुरली हमें हाई एंड जो हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, मैकेनाइजेशन की बात कर रहे हैं और ये जो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, उन सब चीज़ों को करना होगा। तभी हम आज आप देख सकते हैं कि विकसित देशों में जहाँ पे एग्रीकल्चर विकसित है वहाँ पे एक अकेला आदमी पूरा डेयरी प्लांट चला रहा है, एक अकेला आदमी। आप आज क्योंकि जब इस हम रोबोटिक और इसी का तभी फार्मर्स हो सकता है कि जिस तरह से आप देखते होंगे आजकल लोग जो है रिमोट लेकर के आप कहीं भी रहें अपने घर के सारे CCTV से देखते हो, उसी तरह आप किसान भी उस सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके कहीं से बैठे हुए और जो इरिगेशन भी देता है वो एक एक्चुअल अमाउंट ऑफ इरिगेशन जो अभी हम हमारे जो यानी सरकार की जो ये प्रधानता है, जो ग्रोथ रेट हमारा चलता आ रहा था उतनी ही तेजी से हम आगे बढ़ ग्रोथ रेट और ज्यादा बढ़ने का चांसेज है। अब मुझे नहीं लग रहा है कि हम पीछे मुड़कर देखेंगे। हमारे कृषि क्षेत्र से जो वैज्ञानिक है जो उसको लेकर लगातार रिसर्च कर रहे हैं, वो भी लगातार काम कर रहे हैं, तो हमारा ग्रोथ रेट लगातार बना रहेगा और बेहतर होता रहेगा। मुझे पूरी विश्वास है बेहतर होता रहेगा। और किसानों की जो आपने देखे, हमारा इंटेंशन जो हमारे इस वर्तमान सरकार का है, अभी तक हम हमेशा इंटेंशन हमारा होता था उत्पादकता, कभी भी हम आय पे नहीं करते थे। जब एक बार हमने फोकस किया कि आमदनी बढ़नी चाहिए, आमदनी बढ़ता गया और अब कोई दुगुना कोई तिगुना, अब जब जिससे पूछिए सबकी आमदनी बढ़ रही। ये सारी चीज़ें इसलिए संभव हो गया कि जो ये न्यू टेक्नोलॉजी है, जैसा हमने आपको बताया कि हर एक चीज़, चाहे वो पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मैकेनाइजेशन का टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मैंने स्प्रे ड्रोन का यूज हो, जितनी टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे नेचुरली उतनी ही इफिशियंसी बढ़ेगी और जितनी इफिशियंसी बढ़ेगी टाइम मैनेजमेंट आपका बढ़ेगा, उतना बेहतर तरीके से आप काम कर पाएंगे। और जैसे कि आप कई बार आप जिक्र कर चुके कि उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ उनकी आय भी बढ़ेगी। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम सच के साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं।
बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हुए। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्र। फिर भी किसान के खेत से जब फसल निकलती है तो कुछ अलग मूल्य पे निकलती है, और जब अलग मूल्य पे निकलती है और जब कस्टमर के घर में कोई फसल पहुंचती है, कोई सब्जी पहुंचती है, तो वो अलग रेट पर पहुंचती है। इस रेट के डिफरेंशिएशन को कैसे किसानों तक पहुंचाया जाए, और जो किसान इससे वंचित हैं उनको दूर करने के लिए कब तक हमें और प्रयास करने पड़ेंगे, और कितने बदलाव की आवश्यकता है और कितने समय का इंतजार लग सकता है? देखिए, इसमें दो बातें हैं, सीधे सीधे किसान से जुड़ी हुई हैं। जब वो सब्जी और फल मंडी में लेके पहुंचता है तो 4 से 5 रुपए किलो तक उसे भी पैसा मिलता है, और वही सब्जी और फल जब सुबह 6-7 बजे के बाद 11 बजे बाजार में उपभोक्ता के पास पहुंचता है तो वो सीधे सीधे 30 से 40 रुपए हो जाता है प्रति किलो। ये हकीकत है बाजार की। इसीलिए हमने कहा कि जो मीडिएटर्स हैं इनको हटाना होगा। किसान को सीधे उपभोक्ता से जोड़ने के लिए ही रास्ता है, और इसीलिए हमने कहा है कि जो पैक्स हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज हैं, FPOs हैं, तमाम ये जो है इसमें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में आपको एग्रो प्रोसेसिंग में आना होगा, पैकिंग में आना होगा, ग्रेडिंग में आना होगा, और सप्लाई चेन आपको खड़ी करनी पड़ेगी। जब तक सप्लाई चेन को नहीं खड़ा करेंगे हम कोऑपरेटिव सेक्टर से और FPO से, तब तक इसका समाधान बहुत मुश्किल है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। और जब हम मोटे अनाज और दलहन और तिलहन की बात करते हैं, कपास की बात करते हैं, तो अभी अभी इस बार के मौसम जो सीजन गया है उसमें सोयाबीन के किसानों की जो हालात हुई है मध्य प्रदेश से लेके और महाराष्ट्र तक, जिस तरीके से कपास के किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है ये बिल्कुल सामने है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने सोयाबीन उत्पादक किसानों को अभी अभी इसी हफ्ते में भावांतर योजना को लागू करके, मैं खुद गया था इंदौर में कार्यक्रम में, तो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर आए थे और उनसे बात हुई, उन्होंने कहा था भावांतर लागू कर। 810 करोड़ रुपए भावांतर योजना में करीब 30 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया मध्य प्रदेश सरकार ने। ये पहले भी एक बार भावांतर की कोशिश की गई थी। भावांतर इसलिए कि जो बाजार में और MSP में अंतर है उसको सरकार पूरा करने का प्रयास करती है। लेकिन इसमें एक और रास्ता भी है। ये जो मंडियों की मोनोपोली है, मेरा सुझाव ये है कि इसको तोड़ना होगा, बिल्कुल, और बाजार को खोलना होगा, और बाजार को इस शर्त के साथ खोलना होगा कि जो सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य है, आप चाहे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आए, चाहे कोई भी व्यापारी आए, वो उस पर खरीद करे, जिससे किसान भी बचेगा और बाजार में। क्योंकि जब किसान का माल मंडी में आता है तो 6 से 8 हफ्ते का समय होता, कुल रबी में भी बड़ी फसल है और खरीफ में भी है, खरीफ की भी है, तो उसी से पहले बाजार की ताकतें भाव नीचे गिराना शुरू कर देती हैं, और जब माल आया मंडी में तो बाजार का भाव गिरा हुआ है, और जब माल गोडाउन में चला गया, आपने खुद भी अपने शब्दों में समझा है, तो वो माल 2 महीने के बाद फिर उसी तरीके से दाम बढ़ने लगता है फसल का। ये बाजार की ताकतों का खेल है। इसीलिए हमने कहा कि किसान की अपने कच्चे माल को रोकने की क्षमता नहीं है, इसीलिए FPOs को ग्रेडिंग करना होगा, एग्रो प्रोसेसिंग करना होगा। और इस देश में जब हम ये बात करते हैं कि कृषि से हमको ज़्यादा लोगों को बाहर करना है, तो उनके लिए रोजगार के संसाधन हम सिर्फ एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में ही मुहैया कर सकते हैं, और वो वहीं गांव में ही होंगे। क्लस्टर बनाने पड़ेंगे 12-12, 14-14 गांव में। प्रधानमंत्री जी ने उस क्लस्टर योजना को भी लागू करवा दिया है और एग्रो प्रोसेसिंग में करने के लिए काम शुरू कर दिया। तो उसी से जो नुकसान है किसानों का उसकी भरपाई होगी, उनको उचित मूल्य मिलेगा। एक बात और आई थी सामने कि साहब ग्लोबल मार्केट में जो है प्राइस जो है कम होते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं इस बात को कि हमारे हिंदुस्तान के किसानों की जो लागत है तमाम फसलों की और जो विकसित राष्ट्रों के किसानों की लागत है उसमें कहीं कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इस बात का है कि वो अपने कृषि क्षेत्र को बहुत भारी सब्सिडाइज करते हैं, भारी पैसा देते हैं, खेत खाली रखने तक का पैसे। हमारी वो स्थिति नहीं है, हम विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके साथ कई और भी चुनौतियां जिसको उसको भी निपटना आवश्यक है, लेकिन नुकसान से बचा लिया है सरकार ने। सबसे बड़ा काम किया
है कि नुकसान जो से बचा नुकसान लिया। से जी। बचाया शिवाजी, है, मैं सरकार में आपका रुख करना गोडाउन चाहूंगा। की जी, फैसिलिटीज कृष्ण दी जी। गई है। आपका ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इन सुझावों पर अमल भी किया जाए और इस तरीके की व्यवस्थाएं किसानों के लिए की जाए। शिवाजी सरकार जी, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, बहुत सारी योजनाओं का हम लाभ ले रहे हैं, लेकिन ये दर्द जो किसानों का हमने अभी कृष्ण जी के साथ साझा किया, इस चुनौती के साथ साथ और ऐसी कौन सी चुनौती आप देखते हैं जो कहीं ना कहीं किसानों को और बेहतर तरफ जाने के लिए बाधित करती हैं, और उन चुनौतियों का समाधान हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, चुनौती किसान के साथ हर वक्त रही है और कुछ ना कुछ चुनौतियां तो रहेगी, क्योंकि किसान का जो काम है वो क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है, रिस्क वाला काम है, बहुत रिस्क है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक थोड़ी है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब आज अगर केदारनाथ बद्रीनाथ में बर्फबारी नहीं हुई तो लोग वहाँ के रहने वाले खुश हो सकते हैं, पर उसका जो असर आने वाले समय में होगा वो किसान को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी जैसे डॉक्टर झा कह रहे थे, तो उस तरह से अगर किसान कहीं भी क्लाइमेट में थोड़ा सा भी चेंज है, बारिश थोड़ी ज़्यादा हो गई तो नुकसान, बारिश कम हुई तो नुकसान, और बराबर की बारिश होने वाले वक्त बहुत कम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंश्योरेंस वगैरह से कोशिश करते हैं करने की, पर वो समाधान हर वक्त नहीं होता है। और उसके लिए जिस तरह से पूरे, देखिए सबसे बड़ी देश, एक चीज़ हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि भारत जैसा एक जो देश है पूरा, ये कृषि व्यवस्था पर ही टिकी हुई है। चाहे कोई भी हो, अगर कृषि व्यवस्था अच्छी होती है तभी जो कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग में, तभी उनको भी फ़ायदा होता है। कृषि व्यवस्था में जैसे कि भी कृष्णवीर जी ने कहा कि कॉटन और सोया में जो नुकसान हुआ, अब भावांतर से आपने उसको पूरा किया, तो भावांतर से पूरा करने का अगर हर वक्त ऐसे ही करना हुआ तो ये देश के सरकारों पर भी एक बोझ है, उसको किस तरह से करें, उसके लिए सोच के वो सारी चीज़ें करनी होगी, पर करनी होगी क्योंकि क्लाइमेट बदल रहा है। और अभी डॉक्टर झा, लेकिन उसका भी तो जिक्र किया सरकार जी उन्होंने कि जिस तरीके से मंडी की जो ताकतें हैं उनको भी न्यूट्रलाइज करके उस पर भी काम करना होगा, उस पर नीतियां बनानी होगी। जैसे कि आपने इंश्योरेंस का जिक्र किया, उसमें हमने देखा कि हाल ही में एक प्रावधान किया गया कि पहले 50% जब आपका नुकसान होता था तब मुआवजा मिलता था, अब उसको सरकार ने बदल के 33% पर कर दिया है कि अगर आपका 33% नुकसान होगा तो भी सरकार आपको मुआवजा देगी और बेहतर तरीके से आपको, अगर आपने बीमा ले रखा है तो आपको उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। बहरहाल डॉक्टर पुरुषोत्तम जी, आपका रुख करेंगे, समय समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो थोड़ा सा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा संक्षिप्त में रखिएगा और हमें किस तरीके से काम करने होंगे कृषि और कृषि से जुड़े हुए सेक्टर्स को और मजबूत करने के लिए। देखिए, कृषि सेक्टर को मजबूत करने में बाजार का बहुत अहम योगदान है, और चूंकि किसान उत्पादन बहुत अच्छा कर लेता है पर वो उपभोक्ता तक पहुंचने में या तो बीच में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत हो जाते हैं, अगर पेरिसेबल कमोडिटीज़ हैं तो उसको जितना जल्दी और जिस फॉर्म में चाहिए तो उस फॉर्म में उपभोक्ता तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल। और यही कारण होता है कि जो उपभोक्ता पैसा दे रहा है और किसान को मिल रहा है उसमें बड़ा गैप उसी कारण हो जाता है। तो यहाँ जो आधारभूत संरचना है, हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि रोड का निर्माण करें, ग्रामीण, हर एक ग्रामीण क्षेत्रों को, हर एक गाँवों को, ढाणियों को रोड क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेजेस, वेयर हाउसेज बनाने की, और इवन हर एक पंचायत लेवल पे भंडारण योजना की शुरुआत करी है गवर्नमेंट ने, ताकि किसान को अपने गांव के पास ही भंडारण उपलब्ध हो। और उसको साथ में ये है कि अगर वो कैश की रिक्वायरमेंट है तो प्लेज लोन की फायदा ले सकते हैं जी, बैंक से ऋण का फायदा ले सकते हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट के लॉसेस को हमें बेहतर करना पड़ेगा, उसके समाधान निकालने पड़ेंगे सही तरीके से, और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती को लेकर आप जोर डाल रहे हैं उस पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के नाम से भी सरकार ने ये फंड निकाल रखा है, उसके लिए भी, चाहे वो मत्स्य पालन क्षेत्र हो, चाहे वो डेयरी क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, तीनों क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, उसके तहत काम किया जा रहा है। झा जी, आपका रुख करूंगा और संक्षिप्त में आपसे भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा शॉर्ट में रखिएगा, क्या आखिरी बात आप कहना चाहेंगे जिस तरीके से हम कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं? मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जो किसान भाइयों को बेसिकली हम उत्पादन हो गया, अब हम सेकेंडरी एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, हम प्रोसेसिंग करें। प्रोसेसिंग करने से उनको
लाभ भी मिलेगा और उसमें सारे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और वो उसमें सारा एम्प्लॉयमेंट भी होगा। दूसरा, वो मार्केट और अपने बीच में उत्पादक और उपभोक्ता के बीच के कड़ी को जितनी छोटी कर सके, आज की टेक्नोलॉजी का यूज करके आप डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। बहुत बेहतरीन बात आपने झाजी ने यहाँ पर साझा की है कि हमें उत्पादन तो कर लिया, बात करते हैं वैल्यू एडिशन को लेकर, प्रोसेसिंग को लेकर, उसके लिए भी सरकार कई स्कीम्स लेकर आती है जिसके जरिए किसानों को सब्सिडी भी मिलती है। अगर आप स्टार्टअप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी वैल्यू एडिशन या फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मशीनों पर सब्सिडी है। तमाम तरह की ऐसी स्कीम्स चलाई जा रही है जिसके जरिए किसान भाई जुड़कर अपने आप को आगे सशक्त बना सकते हैं। यानी कुल मिलाकर इस चर्चा का देखा जाए तो आकलन यही निकल कर आता है, निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि तमाम योजनाएं तो हैं, लेकिन काम तभी होगा जब हम भी आगे बढ़कर उन योजनाओं का लाभ लेंगे, और सरकार की योजनाओं का लाभ तभी मिल पाएगा जब आप जागरूक होंगे, और जागरूक होने के नाते नाते जिस तरीके से समय समय पर उन योजनाओं में बदलाव किया जाता है, उन योजनाओं के बदलाव का भी लाभ आप लेंगे। तभी जो विकल्प हमारे पास है, जो सरकार ने जो विकल्प दिए उनका इस्तेमाल कर हम जो हमारे लक्ष्य हैं उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। किसान भाई, आप भी जितनी योजनाएं चलाई जा रही है सरकार, उन योजनाओं के बारे में दूरदर्शन किसान के माध्यम से जागरूक हो सकते हैं। मौसम को लेकर आप जागरूक हो सकते हैं दूरदर्शन किसान के माध्यम से। और हेलो किसान कार्यक्रम हमारा कैसा होता है जिसके जरिए हम फसलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे तमाम प्रचार प्रसार की व्यवस्थाएं हैं जिसके जरिए भी किसान भाई आप अपडेट रह सकते हैं, तमाम नई जानकारी आप ले सकते हैं। और सच के साथ के इस कार्यक्रम के माध्यम से तो हम आप तक समय समय पर अलग अलग विषय लेकर आते रहते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो कुल मिलाकर आज के कार्यक्रम का निष्कर्ष यही है कि आप समय समय पर जो योजनाएं लेके आती हैं उनका लाभ लीजिए और बेहतर तरीके से आगे बढ़ते रहिए। डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी, कृष्णवीर चौधरी जी, शिवाजी सरकार जी, डॉक्टर गिरीश कुमार झा जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और आप सभी ने जो अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य हमारे किसान भाइयों के लिए साझा किया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे इन तमाम नीतियों, इन तमाम रणनीतियों के तहत किसान भाई, सरकार हमारी मजबूत होगी, किसान भी मजबूत होंगे और हम मजबूत देश का निर्माण कर पाएंगे भविष्य में। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के सच के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहे डीडी किसान के साथ।